नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर खतरे में दिल्ली। ड्रॉप डेड मेथड से पाक ने भेजे हथियार। जहांगीरपुर इलाके में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 4 अन्य को तलाश रही पुलिस। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर बनी हुई है। पुलिस ने बीते दिनों जहांगीरपुर इलाके में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब 4 की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार संदिग्धों ने ड्रॉप डेड मेथड के जरिए पाकिस्तान से हथियार हासिल किए थे। वहीं पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से उन्होंने सोशल मीडिया ऐप के जरिए संपर्क साधा था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस को 4 संदिग्ध लोगों की तलाश है। जहांगीरपुर इलाके से 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पल्लवी सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पल्लवी, दिल्ली में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं अलका कि पुलिस ने बीते दिनों ही जहांगीरपुर इलाके से, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद से 4 बाकी और संदिग्धों की तलाश भी जारी है, क्योंकि ये जानकारी उन्हें पूछताछ के दौरान मिली है कि ये पूरी एक टीम आई थी यहाँ पर। जी पल्लवी, हथियार पाकिस्तान से आने की बात हो रही है, पाकिस्तान की संलिप्तता सामने आ रही है। जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं वही को दिलाने की साजिश रच रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक स्पेशल उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन हमारी पुलिस ने उसको निस्तानाबूद कर दिया है। इससे पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश की जा रही थी और जो भारत की सीमाओं पर बहुत पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो जो सुरक्षा बल थे उनकी सतर्कता की वजह से हो नहीं पाया। और अब दिल्ली को दिलाने की कोशिश की गई, जहां पर 4 और संदिग्ध ऐसे हैं जो आतंकी हो सकते हैं, जिनकी टीम जो है तलाश कर रही है, पुलिस की टीम। और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर मिली है कि पाकिस्तान में बैठे इन संदिग्धों के आकाओं ने ड्रॉप डेड मेथड का इस्तेमाल कर हथियार पहुंचाए हैं। साथ ही साथ सिंगल ऐप पर भी निर्देश दिए जा रहे हैं। गूगल मैप के जरिए हथियार से भरे बैग की लोकेशन भेजी जा रही है इनको, और आरोपियों ने ये हथियार वहीं से उठाए हैं। और आपको ये बता दें कि इस नेटवर्क में करीब 8 लोग शामिल थे, जिसमें से 4 अभी भी भारत में ही मौजूद है। अलका, पल्लवी, जिस तरीके से लगातार जो है आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, बडगाम में कोर्ट के सामने हमला किया आतंकवादियों ने, दिल्ली में जिस तरीके से संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, अभी ग्रेनेड मिला है और राम मंदिर को भी निशाना बनाने की बात की जा रही है, क्या 26 जनवरी की वजह से आतंकवादी किसी बड़े घटना के फिराक में है? जी बिल्कुल अलका, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो हाल ही में वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्लीपर सेल्स भी हैं जो एक्टिव हो रहे हैं भारत में अब दोबारा से एक बार। और जो पाकिस्तान में बैठे इनके आका हैं, जो इनकी हुकूमतें हैं, वो इन्हें किसी तरह से सिग्नल भेज रही है, जिसका भांडाफोड़ करने में इस वक्त पूरा आईबी विभाग भी लगा हुआ है। और इस वक्त सूत्रों के मुताबिक जो खबर भी सामने आ रही है वो ये है कि लगातार हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। हाल ही में आतंकियों को उत्तराखंड के एक अनजान लोकेशन पर भी इस तरह के हथियार मिले थे, और यहाँ जगह जगह पर ये जो स्लीपर सेल है अपना सर उठा रहे हैं और लगातार कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पास आ रहा है और इसी को देखते हुए ये सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है भारत की सुरक्षा में। जी पल्लवी, सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि आतंकी कोई बड़ी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं 26 जनवरी को लेकर, तो क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए, आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली में और अलग अलग हिस्सों में? इसके लिहाज से चेकिंग कड़ी कर दी गई है। कई रास्ते हैं जो इंडिया गेट के आसपास के रास्ते हैं, उन पर भी सख्ती के साथ निगरानी रखी जा रही है, और कुछ रूट ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। और इसी के साथ साथ आपको अब ये भी बता दें कि हर वाहन की चेकिंग जो दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी है। ड्रोन के जरिए जो पुलिस की टीम है वो नजर रखे हुए है जो संदिग्ध इलाके हैं या संवेदनशील इलाके जो हैं, खासतौर पर अगर राम मंदिर की बात की जाए, कि 50% काम जो है निर्माण का पूरा हो चुका है और कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। रामलला की मूर्ति भी वहां पर रखी गई है और इसी लिहाज से वहां पर अब चौकसी को और बढ़ा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ भी लगातार
समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। कई वहां पर आला अधिकारियों के ट्रांसफर भी इसी वजह से किए गए कि सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता किया जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली खतरे में है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए आतंकवादी किसी बड़ी घटना के फिराक में है। फिलहाल दिल्ली में 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 4 की तलाश अभी जारी है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत तक दी है। राहुल गांधी ने पंजाब की सरकार को दिल्ली से कंट्रोल किए जाने की बात कही है। हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की हिस्ट्री होती है, हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है। और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। पंजाब के किसानों ने जब वो सड़क पे खड़े हुए, 1 साल घर नहीं गए, उन्होंने तपस्या की थी। 700 लोग शहीद हुए, उनको मैं तपस्वी मानता हूं। और जब मैंने पार्लियामेंट हाउस में यह सवाल उठाया, मैंने कहा कि देखिए 700 किसान शहीद हुए हैं, मैं 2 मिनट मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट हाउस 2 मिनट उनकी याद में मौन रखे। सरकार ने कहा नहीं, कोई मौन नहीं रखेगा, कोई शहीद नहीं हुआ। वो किसान क्यों खड़े थे? वो अपनी तपस्या का फल मांग रहे थे। वो अपने खून और अपने पसीने का फल मांग रहे थे। 1 साल बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हां गलती हो गई। 1 साल बाद देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से 1 मिनट बात नहीं की। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, अगर यूपीए की सरकार होती, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते, तो मनमोहन सिंह जी स्वयं जाकर किसानों से बात करते। मैं आपको गारंटी कह के बोल रहा हूं, पक्का। कांग्रेस पार्टी के नेता किसान के पास जाकर कहते, भैया क्या चाहते हो, क्या हुआ? मगर ये सरकार सुनवाई नहीं करती है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते।
नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके जो गुरु हैं, उन्होंने ये रास्ता दिखाया है। ये नया रास्ता नहीं है। गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। हमने तो कुछ नहीं किया। हमारी तो इतनी मतलब छोटी सी दुकान है। उन्होंने पूरे बाजार को बदल दिया, पूरे बाजार में मोहब्बत फैला दी, और वही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जो कहा वही इस यात्रा में हो रहा है। क्या कहा उन्होंने? हर धर्म की इज्जत करो, नफरत मत करो, हिंसा के खिलाफ खड़े हो, लोगों को जोड़ने का काम करो। यही आपके गुरुओं ने कहा था। इस यात्रा में आपको नफरत नहीं मिलेगी। इस यात्रा में कोई गिरता है तो उससे कोई ये नहीं पूछता भाई तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम करते क्या हो, अमीर हो या गरीब हो, ना, एकदम उठा देते हैं। किसी को चोट लगती है, मैनपुरी में किसनी से सपा के विधायक अपने गांव में भू माफियाओं के खिलाफ धरने पर पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर बैठ गए हैं। विधायक किसनी ब्रिजेश कठेरिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भू माफिया रामअवतार सिंह गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर फसल नहीं उगने दे रहा, जबकि प्रशासन ने पीड़ितों को जमीन पर दखल भी दिला दिया है। फिर भी दबंग भू माफिया पीड़ित किसानों को जमीन जोतने नहीं दे रहा और गरीब किसानों की जमीन पर जबरन फसल उगाकर लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। विधायक किसनी ब्रिजेश कठेरिया ने एसडीएम भोगांव पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने ऐलान किया कि जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हमारे यहाँ 1976 में गरीबों को भूमि आवंटन के पट्टे दिए गए थे। इसी और वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ दबंग लोग हों जिन्होंने फर्जी इंदराज करके तहसील अभिलेखों में अपनी ज़मीन फर्जी रूप से दर्ज करा ली थी। 2002 में माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी उस समय विधायक थे, इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, तब वो ज़मीन खारिज हुई। तब से अब तक वो बार बार कहीं यहाँ कहीं वहाँ अपील करते रहे और अब तक में कम से कम उन अपीलों में भी 4 बार मुकदमा ये गरीब लोग जीत चुके हैं। उसके बाद इन्होंने एक फर्जी स्टे ले लिया और फर्जी स्टे का भी 14 तारीख को आदेश आ गया, वो स्टे ब्रैकेट हो गया। प्रशासन ने भी 3-3 4-4 बार कहा कि यहाँ कब्जा दखल दिलाया। इसके बावजूद स्टे ब्रैकेट होने के बावजूद भी इन गरीब लोगों को वो ज़मीन नहीं जोतने दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ अपनी हमारे यहाँ 1976 में गरीबों को भूमि आवंटन के पट्टे दिए गए थे। इसी और वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में अति संवेदनशील जिलों में शुमार अलीगढ़ एक बार फिर सुलगने से बसता नजर आया, जहां दुकानदार और ग्राहक के बीच का मामूली विवाद चंद मिनटों में 2 समुदाय के विवाद के रूप में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से 2 समुदायों में पथराव शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल एहतियात के तौर पर आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मौके पर डीआईजी, एसएसपी और डीएम के द्वारा निगाहें रखी गई हैं।
ये सासनी गेट थाना अंतर्गत सराय सुल्तानी में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना थी और यहाँ पर तत्काल हमारे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर आए हैं। फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर पूरी शांति है। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन वो सभी खतरे से बाहर हैं। उनके नाम पते आदि नोट किए जा रहे हैं। जो भी तहरीर प्राप्त होती है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए सभी को आश्वस्त कर दिया गया है। की जाएगी उस पर कार्रवाई। सर जैसे क्रिमिनल की मैनेजमेंट सरकार नहीं, पुलिस तो तत्काल आई है मौके पर। पुलिस की लापरवाही घटना, कोई भी घटना होती है जहां पर जिस शहर में आबादी रहती है वहां अगल बगल के लोगों में कोई घटना हुई है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया। और जो भी व्यक्ति यदि इस तरह की चीज़ों को, अफवाह को यदि सांप्रदायिक ज्ञान रूप देने का प्रयास करेगा, उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि पुलिस की कहीं 1% भी यदि गलती होगी, 1.5% भी लापरवाही होगी, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा पहला काम है पूरे शहर की अमन शांति को बरकरार रखना, जिसमें पुलिस अभी तक सफल रही है। और आपके माध्यम से भी मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप लोग इस शहर के शहरी हैं और इस शहर में अमन चैन बनाने में, शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप लोगों ने जैसा अभी तक सहयोग किया, आगे भी आप लोग की जाएगी उस पर कार्रवाई। सर जैसे क्रिमिनल की मैनेजमेंट सरकार नहीं, पुलिस तो तत्काल आई है मौके पर। पुलिस की लापरवाही घटना, कोई भी घटना होती है जहाँ पर जिस शहर में आबादी रहती है। पहले यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे, कुछ मीट की दुकानें वहाँ परचेज़ करने के लिए, कुछ उसमें कहा सुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात। औरैया में युवती ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें युवती ने पुलिस को बताया कि वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है। कस्बे के रहने वाले शोएब महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए आता था। 1 जुलाई 2021 को शोएब अपने साथ एक अज्ञात साथी के साथ घर पे आया है। धमकी देते हुए दोनों ने दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। विरोध करने पर वीडियो वायरल कर देने की धमकी दी और बदनाम करने की बात कही और कई बार उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। क्षेत्रांतर्गत एक महिला ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2021 में उसके साथ गलत काम किया गया, जिसका वीडियो बनाकर उसके आधार पे उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ रखा गया और वर्तमान में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रकरण में तत्काल तहरीरी सूचना के आधार पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है इसमें शोएब, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष आरोपों के संबंध में जांच की जा रही है और पीड़िता की डॉक्टरी 161, 164 ये कराए जा रहे हैं। इनके आधार पे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना फफूंद क्षेत्रांतर्गत एक महिला ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2021 में उसके साथ गलत काम किया गया, जिसका वीडियो बनाकर उसके आधार पे उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ रखा गया और वर्तमान में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रकरण में तत्काल तहरीरी ना हुई तुम्हारी सिस्टर के पास? अरे हमारी सिस्टर के साथ ये घटना हुई है जी? कि ये लोग शोएब जी हैं, लईक अहमद जी, सानू जी, इजहार चेयरमैन जी, राजू मुनीम जी, ये लोगों ने मेरी बहन को जी बंदिश। खबर हमीरपुर से है, जहां ठंड की वजह से एक परिवार ने अपने घर में हीटर जलाया था। उन्हें पता नहीं था कि यह हीटर उनकी मौत की वजह बन जाएगा। दरअसल पुलिस ने मामले को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया है। भाई ने नशे के लिए पैसे ना देने के लिए सिलबट्टे से अपनी बहन और भांजियों की हत्या कर दी। उसके बाद हत्या करके घर में आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। बाद में जब आरोपी पुलिस की हिरासत में आया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी को रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
सामने आई, तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था। इसके पश्चात पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की। खबर लखनऊ से है, जहां रोडवेज की बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान रोडवेज की बस का पहिया युवक के सिर पर चढ़ गया। बता दें कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल हेलमेट लगाने के बाद भी युवक का सर जख्मी हो गया, तो वहीं हेलमेट टूटकर युवक के सिर में घुस गया। बता दें कि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बस ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां शिक्षा के मंदिर में गुरुजनों ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। दरअसल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर और महिला अध्यापकों ने भोजपुरी के अश्लील गानों पर जम के ठुमके लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। औरैया में देर रात रामगंगा नहर कटान कट जाने से किसानों में हाहाकार मच गया। गांव में बाढ़ जैसा माहौल बन गया है, तो वहीं नहर के आसपास के किसान के 1000 बीघे खड़ी फसल गेहूं सरसों की फसल पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि किसानों को बर्बाद हुई फसल से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पानी चला है निचली गंगा नहर से, ये खल्ली रात में किसी तरह से कट गई है नहर ज़्यादा आने के कारण से। उसमें जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पानी, तब फिर सब लोग भागे, देखा, सबको फोन किया चारों तरफ से। कितने बीघा फसल जलमग्न हुई होगी? जलमग्न हो गई है करीबन ऐसे मान के चलिए होगी नहर में। फिर कैसे बंद कराएगी? आप ही लोगों ने बंद कराइए। कितनी फसल जलमग्न हुई है? कम से कम 600 बीघा हो गया। काहे की फसल है? अगली खबर कन्नौज से है, जहां चलती बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दरअसल कानपुर से दिल्ली जा रही यूपी परिवहन की बस जिसमें अचानक आग लग गई। हालांकि इस दौरान चालक ने धुआं उठते देख बस रोककर सवारियों को नीचे उतार दिया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीते 3 महीने से कश्मीरी पंडितों का धरना चल रहा है। मैं जम्मू में जाकर उनसे जरूर मिलूंगा। झाले असतील फक्त 3 दिवसात किती 1,36,000 कोटी आणि ते 1,36,000 कोटीचे उद्योग किंवा गुंतवणूक महाराष्ट्रात खरोखर येणार असेल तर त्याचे स्वागतच केलं पाहिजे। पण मी परत सांगतो, खरोखर झाले असतील तर आणि खरोखर हे उद्योग येणार असतील तर त्याहीपेक्षा आमच्यासाठी गंभीर गोष्ट अशी आहे महाराष्ट्रासाठी की साधारण 2.5 लाख कोटीची गुंतवणूक जी महाराष्ट्रात होणार होती ती आमच्या डोळ्यासमोर निघून गेली। त्या संदर्भात ना मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केले परत आणण्यासाठी। फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन मुश्किल में है। नासिक के सिन्नर गांव के तहसीलदार ने उन्हें जमीन से जुड़े टैक्स मामले में नोटिस जारी किया है। नासिक के इस गांव में ऐश्वर्या राय बच्चन की 1 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन का इस्तेमाल विंडमिल के लिए होता है। इस जमीन का पिछले 1 साल का 22,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिसको लेकर एक्ट्रेस को नोटिस भेजा गया है। उन्हें इस राशि के भुगतान के लिए मार्च महीने में अंत तक का समय दिया गया था।
एक्ट्रेस यूं तो विवादों से दूर रहती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करती नजर आती हैं, लेकिन एक्ट्रेस को दुर्भाग्यवश इस नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं प्रारंभिक स्तर पर यह नोटिस भेजा गया है और मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। साथ ही ये धनराशि भी बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं ठाणे के न्यू उपवन रोड से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सुबह 8 बजे करीब 2 युवक बाइक सवार जा रहे थे, जिनकी दुर्घटना हो गई। घायलों को ठाणे में एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मुंबई के मलाड पश्चिम मालवनी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पैसा दोगुना करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति 25,000 लेकर 50,000 देने का काम कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी हनीफ रफीक शेख को रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं जांच के दौरान आरोपी के पास से 200 के 300 से ज्यादा नकली नोट बरामद हुए। साथ ही पुलिस ने आरोपी के घर पर छापेमार कार्रवाई कर वहां से भी नकली नोट और नोट बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को ये नकली नोट बनाने का आइडिया कहां से आया और इसके साथ कितने लोग शामिल हैं। तो त्यांचं पथक मालवणी पोलीस स्टेशनचे एपीआय मोलानी, एपीआय साळुंके, एपीआय भोसले व त्यांचं पथक अंबोजवाडी परिसरात पेट्रोलिंग करत होतं। गस्त करत असताना त्यांना गुप्त बातमीदारांनी माहिती दिली की अंबोजवाडी येथे बनावट नोटा देण्यासाठी एक इसम येणार आहे आणि तो इसम त्याला ज्या अमाऊंट आपण देऊ त्याच्या दुप्पट नोटा देतो आणि त्या बनावट नोटा असल्याचे त्यांनी सांगितलं होतं। त्यामुळे आपण त्या ते पाळत ठेवून ते ट्रॅप रचला आणि जसा तो माणूस आला त्यास ताब्यात